नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जो कि अन्य एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने विभिन्न टॉपिक हिंदी के कवर किए थे। आज हम समास की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, शुरू करेंगे बिना समय बर्बाद किए हुए समास। सबसे पहले दोस्तों, समास को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कभी। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि समास की डेफिनेशन जो आपके मल्टीपल चॉइस एग्जाम होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसमें नहीं पूछी जाती। लेकिन फिर भी जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ना है, जिस वस्तु के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, समास वह शब्द रचना की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर एक नया अर्थपूर्ण और संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। तीनों शब्दों पे आप गौर करेंगे। एक नया, एक अर्थपूर्ण और एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो नया पद बनता है, नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र, दया सागर। अब राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, राजा जमा पुत्र, मतलब राजा का पुत्र। ठीक है। दया जमा सागर, दया सागर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, दया का सागर। ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे। अब देखो, यहां तो राजा का पुत्र लिखा हुआ, पर ये बन क्या गया, राजपुत्र। नया शब्द है कि नहीं है, नोटिस करेंगे। और संक्षिप्त रूप है कि नहीं है, क्योंकि का यहां से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। और अर्थपूर्ण है कि नहीं है, राजपुत्र पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि इसका मतलब राजा का पुत्र है। ऐसे ही आप देखो, यहाँ था का लोप हो गया, मतलब क्या, संक्षिप्त शब्द हो गया, शॉर्ट हो गया। नया शब्द बन गया, यस दया सागर, नया शब्द बन गया। अर्थपूर्ण लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, दया का सागर, दया सागर लग रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। आगे आगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि समस्त पद। ये देखो, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है। ठीक है। ये होता है दोस्तों समास। आगे बढ़ेंगे। आगे हमने पता करना है कि हमें हिंदी भाषा में समास की जरूरत पड़ी क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ी। भाषा संक्षिप्त, प्रभावी और सौंदर्यपूर्ण हो जाती है किससे, समास से। अब देखो, जैसे हम किसी को बोले कि वह राजा का पुत्र है, या ऐसे बोले कि वह राजपुत्र है। अब राजपुत्र बोलना आपको प्रभावशाली लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जो है समास की आवश्यकता पड़ी। लंबे वाक्यों को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। लंबे वाक्य है, जैसे पीताम्बर है, पीले हैं जिसके वस्त्र। अब पीले हैं जिसके वस्त्र लिखेंगे तो वाक्य बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा पीताम्बर लिख देंगे। ठीक है। इसीलिए क्या पड़ी, समास की आवश्यकता पड़ी। आगे आ जाता है दोस्तों समास विग्रह। जब समस्त पद को फिर से अलग अलग शब्दों में अर्थ सहित विभक्त किया जाए तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे ऊपर क्या लिखा था, राजपुत्र, उसका विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। रस भरा, रस से भरा, इसका विग्रह हो जाएगा, मतलब कि जो समस्त पद था उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, तो वो क्या हो गया, समास विग्रह। हाल फिलहाल में जो HPRC के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाए गए, उसमें दोस्तों समास विग्रह के क्वेश्चन आए। आप नोट करेंगे इस बात को कि उसमें समास विग्रह के क्वेश्चन आए। पर दोस्तों, समास विग्रह तब कर पाएंगे जब आप समास को समझ पाएंगे कि समास होता क्या है। तो ये थे दोस्तों बेसिक, जो आप सबको समझ आ चुका होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब बढ़ेंगे हम समास के प्रकार की ओर। ठीक है। समास के भेद। सबसे पहला समास दोस्तों हमारे पास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या आता है, अव्ययी भाव समास। अब दोस्तों, अव्ययी भाव जो शब्द है, इस शब्द को पढ़ के हमारे पास क्या अर्थ निकल रहा है, जो अवयव का भाव दे। अव्ययी भाव, जो अवयव का भाव दे, वो समास कौन सा है, अव्यय भाव। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, पहला पद अव्यय होता है, जैसे प्रति, यथा, यहाँ यथा होना था, और प्र।
जैसे प्रति, यथा और प्र किसी शब्द के आगे लग जाते हैं, आगे एग्जाम्पल दूंगा, और इसमें प्रथम पद ही प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। अव्यय का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग के आधार पर नहीं बदलते हैं या वचन के आधार पर भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास शब्द है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन क्या समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे है यथाशक्ति, ऐसे है प्रत्येक। प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ? हर एक दिन। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। प्रत्येक का मतलब हर एक। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसे मान लो कोई भी शब्द है, प्रत्येक हो गया, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, अवयव शब्द नहीं है, क्योंकि ये ना ने ना पुल्लिंग के लिए बदल रहा है ना स्त्रीलिंग के लिए। तो इस शब्द में क्या है? पहला शब्द जो है प्रधान है। ठीक है, पहला शब्द जो है वो प्रधान है और वो किसके बारे में बात कर रहा है? दूसरे शब्द के बारे में बात कर रहा है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर एक दिन। ठीक है, और संपूर्ण शब्द क्या बन रहा है? अवयव शब्द बन रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पहला शब्द आप पहचान पाएंगे जब भी आपको ऐसा लगे कि अवयव के रूप में जो है वो शब्द हमारे पास आ रहा है, तो वो कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा कौन सा? अव्ययीभाव समास। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमारे पास दूसरा जो समास आता है वो आता है कर्मधारय। अब कर्मधारय शब्द को जब हम पढ़ते हैं, कर्मधारय समास है, जब कर्मधारय शब्द को हम पढ़ते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद के तौर पर पढ़े या उसका अर्थ निकाले, कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। अब जैसे देखेंगे श्वेतांबर, यहाँ पे लिखा हो श्वेत जमा अंबर। ठीक है, अब जैसे होता है श्वेत क्या होता है? सफेद। यहाँ पे आपको बताऊंगा श्वेत क्या होता है? सफेद नहीं होता है। और अंबर क्या होता है? कपड़ा या वस्त्र। ठीक है, तो श्वेतांबर का मतलब क्या बन गया? वह वस्त्र जो सफेद हो, जिसका वस्त्र सफेद हो। ठीक है, ऐसे ही कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, अब पहले शब्द में श्वेतांबर में हम देखें, जब श्वेतांबर में हम देखेंगे, एक मिनट आपको दोबारा बताता हूँ। श्वेतांबर में जब हम देखेंगे श्वेत अंबर, अब इसमें क्या है? अंबर की विशेषता प्रकट कौन कर रहा है? श्वेत। कपड़ा है बट कैसा है? श्वेत है, सफेद है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया श्वेत, किसका? अंबर का। और ये क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता प्रकट की जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता प्रकट करे उसको विशेषण कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा और आगे आने वाले दिनों में हम आपको ये भी समझा देंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। अब जैसे देखो कमल नयन, नयन क्या है? विशेष्य। नयन की विशेषता, आंखों की विशेषता प्रकट हो रही है। कौन कर रहा है? कमल। कमल के समान नयन। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको पहचान करनी है, ऐसे आपको समास की पहचान कर रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो समास समझ आ रहा होगा। विशेषण और विशेष्य के रूप में कौन सा जो है वो समास हमारे पास व्यक्त होता है, वो होता है कर्मधारय समास। आगे बढ़ेंगे तीसरे समास की तरफ। तीसरा समास दोस्तों जो हमारे पास आता है वो क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? द्वंद्व समास में पढ़ते हैं कि इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद मतलब आप समझ गए, ये भी और ये भी, पहला अक्षर भी दूसरा अक्षर भी, पहला अक्षर भी दूसरा अक्षर भी, पहला अक्षर भी दूसरा अक्षर भी, ये दोनों शब्द जो है वो प्रधान होते हैं। तथा और या अथवा शब्दों का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझेंगे। एक आप और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूं यहाँ पे आपके लिए कि इस जो द्वंद्व समास है इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? योजक का प्रयोग भी होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, योजक मतलब ये चीज जो हमने यहाँ पे यूज की है, ये आप देख सकते हैं, ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं समझने की तरफ। जैसे हमारे पास शब्द आता है दूध रोटी, ये आप क्या समझेंगे? जैसे ही योजक आपने देखा, ठीक है, जैसे ही आपने योजक देखा आपने क्या कर दिया?
दूध और रोटी कर दिया। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे आय और व्यय। आय व्यय, आय व्यय आप इकट्ठा बोलते हैं ना, आय और व्यय होता है। दिन रात आप इकट्ठा बोलते हैं, दिन और रात इसका जो है समास विग्रह होता है। तो दोस्तों जिन शब्दों, जिन समास में, जिन शब्द, जिस समस्त पद में तथा और या अथवा का लोप हो जाए उस समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। दोस्तों आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई टीचर्स ऐसा भी पढ़ाते हैं कि जिस शब्द में योजक का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन दोस्तों योजक हर जगह आपको द्वंद्व समास नहीं देगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेशल कोड करके लाया हूँ। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लिखा है दिन रात, और इसका तो जो हमारे पास समास विग्रह होगा वो क्या होगा? दिन और रात। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं रातों रात, तो उसका मतलब क्या होता है? रात ही रात में। ठीक है, तो अब आप इसको देखो कि जो दिन रात तो है, ये तो है द्वंद्व समास, लेकिन रात ही रात में द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे। क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी जो भी शब्द मैक्सिमम, अधिकतम जब योजक होगा तो वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आय का क्या होता है? व्यय उल्ट होता है। अगर दो शब्द ऑपोजिट है आपस में और उनके बीच में योजक लगा है तो वो समास कौन सा है? द्वंद्व समास। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। दिन और रात ऑपोजिट है कि नहीं है? और इसमें क्या लगा है? योजक। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा? समास नहीं हो जाएगा। लेकिन रातों रात, बारंबार, लात लात, ये जो है समास क्या होंगे? ये हमारे समास द्वंद्व समास नहीं होंगे, क्योंकि दोनों शब्द सेम हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये जो दोनों शब्द हैं ये दोनों एक दूसरे के उलट होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक शब्द एक और आता है सर्द गर्म। अब ये कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है ना, सर्द और गर्म, क्योंकि यहाँ क्या, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ऐसे आपको दोस्तों ध्यान रखना है। थोड़ी सी जो एडिशन मैंने यहाँ पे करवाई, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ठीक है, द्वंद्व समास में योजक का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शब्द जो यहाँ पे योजक प्रयोग हो वो कौन हो? द्वंद्व समास हो। उसमें क्या कंडीशन है? दोनों मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के उलट होते हैं। जैसे आजकल हो गया, आजकल ऑपोजिट है ना, वैसे। आगे बढ़ेंगे फोर्थ समास की तरफ, चौथे समास की तरफ। इसमें द्विगु समास की बात हमारे पास की गई है। द्विगु समास में दोस्तों क्या होता है? पहला पद संख्या में होता है और नया पद संख्या संज्ञा बने और समूह का बोध होता है। ये इस शब्द पे आप गौर करेंगे। देखो दोस्तों, ये शब्द, ये समास तो पहचानने में आपको बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में सबसे पहले हमने बात की कि इसमें क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, और संख्या लगने के बाद क्या होगा? समूह का बोध होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, चौराहा, चार राहों का संगम, समूह की भावना आ रही है आपको? नहीं आ रही है? अष्ट धातु, आठ धातुओं का समूह। अब जैसे आपको बोलते हैं अष्ट धातु की अंगूठी बनानी है, तो जब अष्ट धातु की अंगूठी बनवानी है, अब संगम का बोध आपको हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इन दोनों शब्दों में आप देखेंगे, चार, अष्ट, आठ, पहला शब्द क्या है? संख्या नहीं है, तो वो समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें समास की तरफ, बहुब्रीहि समास। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ गौर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा एग्जामों में इसी समास से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अगर समास विग्रह से पूछे जाएं तो। ठीक है, और निर्मित शब्द दूसरे किसी अन्य अर्थ को ही दर्शाता है। ठीक है, जो शब्द समास विग्रह के बाद आप बनाएंगे वो अलग होगा और जो मिल के बनेगा वो अलग होगा। कैसे देखेंगे? विषधर, विष को धारण करने वाला, तो इसका मतलब क्या होता है? भोलेनाथ, शिव शंकर को बोलते हैं ना विषधर। ऐसे ही पीताम्बर, पीताम्बर शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? पीला, जिसका पीला वस्त्र हो, मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, लेकिन यहां तो लिखा विषधर है, यहां पे मतलब तो उसका शिव जी है ना, भोलेनाथ है। ऐसे यहां पे लिखा तो पीताम्बर है, लेकिन उसका मतलब तो श्री कृष्ण है ना।
उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है डेफिनेशन में कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद मतलब कोई भी शब्द, ठीक है, प्रधान नहीं होता है, सबका बराबर मतलब होता है, और निर्मित शब्द किसी दूसरे ही अर्थ को प्रकट करता है। पीताम्बर में श्री कृष्ण को दर्शा रहा है और विषधर जो है वो शिव को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अंतिम समास की तरफ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों हम क्या लिखते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है, लास्ट समास है, 6 समास के भाग होते हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पदों का एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है, परंतु उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा, ये वाला, ठीक है। इस पे आप जो है वो ध्यान रखेंगे। कैसे, अभी आगे बताऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ये होता है दोस्तों पूर्व पद, पहले आने वाला, ये हो गया उत्तर पद, बाद में आने वाला। अब कैसे प्रधान है देखेंगे, और कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, आगे एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दोनों पदों में संबंध होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कैसे, और कारक चिन्हों के आधार पर ही इसके जो है वो आगे 6 भाग होंगे। वो चलो आगे की बात है, लेकिन अभी मेरे मुंह से निकल गया, अभी बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। 6 भाग होते हैं। अब देखो, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। अब इसमें देखो राजा है, लेकिन विशेषता किसकी, उत्तर पद किसका है, विशेष कौन सा शब्द है, पुत्र नहीं है, कि राजा का है पर क्या है, पुत्र, ऐसे ही गुणयुक्त। अब पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार की ओर। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 वेद हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे होगा कर्म तत्पुरुष, ठीक है, को शब्द का लोप हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, को शब्द का, गृहागत, गृह को आगत, घर को आने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। ऐसे ही कर्ण, कर्ण का जो कारक चिन्ह है इसका क्या होता है, से, कर्ण का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो इसका जो आगे जब एग्जाम्पल, से का लोप हो जाएगा, गुण युक्त, गुण से युक्त, प्रेमोन्मत्त, प्रेम से उन्मत्त, ठीक है। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, के लिए शब्द का लोप हो जाता है। कैसे, जनहित, जन के हित के लिए, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ऐसे ही अपादान शब्द में क्या हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, से का लोप हो जाएगा। कैसे, गुण रहित, गुण से रहित, भाग्य से हीन, ठीक है। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष समास में क्या होगा, का के की शब्दों का लोप हो जाता है, ठीक है। कैसे, अमचूर, आम का चूरा अर्थात अमचूरण, देशभक्त, देश का भक्त, राजमाता, राजा की माता। ऐसे ही अधिकरण, अधिकरण में क्या होगा, में शब्द का लोप हो जाता है। कैसे, में और पर का, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, में और पर का अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर का लोप हो जाता है। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, मृत्युंजय, व्यक्ति आपस में बात नहीं करते हैं कि भाई मृत्युंजय यज्ञ हुआ, मृत्यु पर विजय, तो ये कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, और इस 25 मिनट की वीडियो में आपको ये सारे समास जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब एक बार रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन कैसे करेंगे, अब मैंने जो जो आपको पढ़ाया वो 1 मिनट में हम जल्दी से जो है रिवाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमने किसकी बात की, अव्ययी भाव समास की बात की, ठीक है, जिसमें हमने क्या बोला, जिसमें अवयव का भाव हो, अवयव का भाव हो, जैसे अ लगे, यथा लगे या प्र लगे, ये शब्द लगे, वो कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। दूसरे पर हमने बात की कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होगा, जो कर्म को धारण करे, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। उसके बाद हमने बात किसकी की, द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में हमने क्या बताया, योजक,
और क्या बात की, विपरीत की बात की। ठीक है, आगे क्या किया, आगे हमने किया द्विगु समास। द्विगु में हमने क्या कहा, संख्या, संख्या की बात नहीं की। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बहुब्री, बहुब्री समास पढ़ा। उसमें हमने बात क्या की कि दोनों पद मिलके तीसरा नया शब्द बनाए। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किसकी की, तत्पुरुष समास की। ये 5 समास हमने पढ़े। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप। ठीक है, अब जैसे अव्ययभाव समास को हम दोबारा देखेंगे। अव्ययभाव समास में हमने क्या बोला, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब ऐसे ही कर्मधारय समास की हमने क्या वो की थी, नील कमल, नीला है जो कमल, विशेषता प्रकट हो रही है। द्वंद्व समास में हमने क्या बोला, दिन रात। ऐसे ही द्विगु में संख्या की बात आई, वहां पर हम क्या पंचवटी बोल सकते हैं, चौराहा, त्रिकोण, त्रिभुज। ठीक है, बहुब्रीहि समास में हमने किस किस की बात कर सकते हैं, दशानन की बात कर सकते हैं, लंबोदर की बात कर सकते हैं। और तत्पुरुष समास में हम लोग विद्यालय, विद्यालय बोल सकते हैं, विद्या का आल्य, ऋण मुक्त बोल सकते हैं, ऋण से मुक्त। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समास समझ आ चुका होगा। और मैंने इस पीडीएफ जो इस लेक्चर के बाद आपको मिलेगी, इसमें हमने जो है 100 लगभग 100 के करीब जो है एग्जाम्पल ऐड की है, जो PYQ पर आधारित है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में और भारतवर्ष के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, उनके ऊपर आधारित है। और उसमें प्रत्येक हमने ऊपर समास लिखा है, नीचे उसके जो है वो उदाहरण लिखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही जो है वो आपसे कोई समास पूछा जाए, लेकिन इतनी गारंटी है कि इससे रिलेटेड ही समास आपसे पूछा जाएगा। हमने इस समास इतने बड़े टॉपिक को सिर्फ 22 मिनटों में 25 मिनटों में जो है क्लियर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये लेक्चर आपको फ़ायदेमंद साबित होगा तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा Instagram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए या किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।